नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस क्लास में आज अपन बात करने वाले हैं जून महीने के करंट अफेयर से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इसमें राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर के कुछ वन लाइनर भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा, आपके सीईटी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और सीईटी के अलावा जिस भी एग्जाम की, अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये समान रूप से उपयोगी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि करंट अफेयर सभी के लिए एक जैसा ही रहता है। मान लो कोई घटना हुई है, जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, तो लोकसभा के चुनाव तो सभी के लिए एक जैसे ही हुए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न वहां से बन सकते हैं। तो इस प्रकार से करंट अफेयर कोई विशेष परीक्षा के लिए स्पेशल नहीं होता है। फिर भी आप इसको सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से लोकसभा में पहुंचने वाली महिलाएं हैं। राजस्थान से लोकसभा से पहुंचने वाली महिलाएं कौन है, या कौन कौन लोकसभा में पहुंची हैं, ये आपको यहां पर पूछा गया है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से कुल 3 महिलाएं यहां पर लोकसभा में पहुंची हैं। कौन कौन सी 3 महिलाएं कौन कौन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 महिलाओं की अगर बात करें तो एक का नाम है मंजू शर्मा, एक का नाम है महिमा सिंह और एक का नाम है संजना जाटव। ठीक है। मंजू शर्मा की अगर बात करें तो ये जयपुर शहर से विजेता रही है, जयपुर शहर। और ये कौन सी पार्टी की कैंडिडेट है? बीजेपी की। इसी प्रकार महिमा सिंह अगर की बात करें इसकी, तो महिमा सिंह का संबंध है आपके राजसमंद से। कहां से? राजसमंद से। और ये भी किसकी कैंडिडेट है? बीजेपी पार्टी की कैंडिडेट है। संजना जाटव की अगर बात करें तो इनका संबंध आता है भरतपुर से, ये भरतपुर लोकसभा से गई है और इनका संबंध है कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी की है। तो ये 3 महिलाएं यहां पर। संजना जाटव है, ये सबसे युवा महिला है, सबसे युवा दलित महिला है। तो इनका आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है ये आपको। तो चौथा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की बागीदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किस पार्टी से जीत हासिल की है? तो किस पार्टी की जीत हुई है बागीदोरा उपचुनाव में, ये आपको बताना है। तो बागीदोरा विधानसभा पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के त्याग पत्र के बाद वहां पर खाली हो गई थी सीट। और ये बागीदोरा सीट कहाँ है? तो ये बागीदोरा सीट आपके आती है बांसवाड़ा। ये भी आपको ध्यान में रखना, कई बार ऐसा ही पूछ लिया जाता है। तो बांसवाड़ा के अंदर कौन सी सीट है? बागीदोरा। और यहां से फिर कौन सी पार्टी ने जीत हासिल की है? तो यहां पर एक पार्टी आई है बीएपी। बीएपी मतलब भारत आदिवासी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। और इनके कैंडिडेट का नाम था जय कृष्ण पटेल। कौन है? जय कृष्ण पटेल के ने यहां पर जीत हासिल की है। और इस भाजपा का कैंडिडेट था सुभाष तंबालिया, जिसको लगभग 51,000 वोटों से इन्होंने पराजित किया और इन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो कौन सी पार्टी? बीएपी। ये चर्चा में है, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहां पर पहला नाम जो आपको दिख रहा है, गंगाराम मूलचंदानी, इनको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अशोक गुप्ता जो है, इनको क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और गोपाल कृष्ण व्यास जो इसके पूर्व अध्यक्ष थे, उनको रिटायर होने के बाद
यहाँ पर रामचंद्र झाला है वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन काम के हैं। गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले गोपाल कृष्ण व्यास थे और गोपाल कृष्ण व्यास के रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर रामचंद्र झाला कार्यवाहक अध्यक्ष थे और अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया है। लेकिन आपका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है राजस्थान में और 2 सदस्यों का प्रावधान है। टोटल 3 सदस्यीय बॉडी है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो यहां पर नवीन महाजन को नियुक्त किया है। किसको? नवीन महाजन को। और ये किसका स्थान लेंगे? प्रवीण गुप्ता का स्थान यहां पर लेंगे, यानी कि इनसे पहले कौन था? प्रवीण गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में राज्य सरकार ने कहां पर 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की है? सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। तो यहां पर देखो, बीकानेर में 3 सोलर पार्क लगेंगे। कहां कहां पर? एक पूगल में लगेगा और छत्तीसगढ़ में, दोनों में मिलाकर ये आपके 3 सोलर पार्क यहां पर लगेंगे, पूगल और छत्तीसगढ़ में। इनकी तीनों की क्षमता कितनी होगी? तीनों की 2450 मेगावाट इनकी क्षमता होगी, ये आपको ध्यान रखना। और कहाँ लगेगा? फलोदी में लगेगा। फलोदी में कहाँ पर? बड़ला में। फलोदी में, बड़ला में 500 मेगावाट की प्रोजेक्ट की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, बीकानेर और फलोदी जिलों में 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन हुई है, 3 बीकानेर में और 1 फलोदी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो यहां पर देखो, आपको पता होगा एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना, और इस योजना के तहत लाभार्थी को 6,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसको पीएम किसान योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया है, यहां पर अपनी तरफ से 2,000 रुपए और दिए जाएंगे। कितने? 2,000 रुपए। तो टोटल कितनी मिलेगी? 8,000 रुपए टोटल आर्थिक सहायता मिल जाएगी। और ये जो 2,000 रुपए हैं, तो ये 2,000 रुपए पहली किस्त 1,000 रुपए, फिर 500 और फिर 500, इस तरह से दी जाएगी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी राशि? तो 2,000 राशि दी जाएगी मुख्यमंत्री के तहत। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पीएम किसान योजना है, ये 100% आपके केंद्र सरकार की योजना है और इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यहां पर देखो, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसका नोडल विभाग कौन है? इसका नोडल विभाग है सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग। अगला प्रश्न है, तरंग शक्ति क्या है? तरंग शक्ति क्या है, ये आपको बताना है। तो तरंग शक्ति की अगर बात करें तो ये वायुसेना द्वारा चलाया जाने वाला एक अभ्यास है। तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना का अभ्यास है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अभी वर्तमान में ये चर्चा में है, क्योंकि ये अभ्यास जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें क्वाड देशों की जो सेनाएं हैं वो भाग लेगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सोरसन खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? अब सोरसन खरमोर ब्रीडिंग सेंटर की अगर बात करें तो सोरसन वाला क्षेत्र कहाँ है?
तो सोर्शन आता है अंता में, और अंता कहाँ है? 12 में। अंता सोर्शन वन क्षेत्र किसमें आता है? अंता तहसील के अंदर आता है, और अंता तहसील आपके 12 जिले में है। तो यहाँ 12 जिले में आपके ब्रीडिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। कौन से पक्षी के लिए? खरमोर पक्षी के लिए। और ये कौन सा ब्रीडिंग सेंटर होगा? ये होगा सेकंड नंबर का ब्रीडिंग सेंटर। तो फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? तो फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर है अजमेर में। खरमोर, पहला खरमोर ब्रीडिंग सेंटर अजमेर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पता है सभी को, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कब मनाया जाता है। ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया गया? राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, तो पुलिस स्थापना दिवस की अगर बात करें तो ये प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बार का चर्चा में क्यों है, खास क्यों है? क्योंकि इस बार का जो ये दिवस था, ये 75वां स्थापना दिवस था। कौन सा था? 75वां स्थापना दिवस, इसलिए ये चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान के कितने शहरों में ई बसों का संचालन किया जाएगा? प्रधानमंत्री ई बस योजना शुरू की गई प्रदूषण को कम करने के लिए, और राजस्थान के कितने शहर इसमें शामिल है जहां पर ई बसों का संचालन किया जाएगा? राजस्थान के 8 शहरों में ई बसों का संचालन किया जाएगा, और कितनी? 500 ई बसों का संचालन यहाँ पर किया जाएगा। राजस्थान के 8 शहरों में 500 ई बसों का संचालन किया जाएगा। अब ये शहर कौन कौन से हैं? तो शहर है जयपुर, कौन सा हो गया? जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर। इन 8 शहरों के अंदर 500 ई बसें चलाई जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊंट दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया गया आपके 22 जून को। और आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र का नाम आपने सुना होगा, यूएन जिसको कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को क्या घोषित किया है? कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। क्या घोषित किया है? अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ऊंट का वर्ष कौन सा है? तो 2024 को घोषित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी समारोह का आयोजन कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। तो एक योजना चलती थी राजस्थान में, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008। कौन सी योजना है? राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008। ये स्कीम चला करती थी, लेकिन बीच में सरकारें आई गई तो इस योजना को बंद कर दिया गया। अब इस योजना को वापस शुरू किया गया है, और इस योजना के तहत 25 जून 2024 को जयपुर में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, इस योजना में क्या दिया जाता है? जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको 20,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। 20,000 रुपए की क्या दी जाती है? मासिक पेंशन, प्लस यहाँ पर क्या दिया जाता है? 4,000 रुपए मेडिकल सहायता दी जाती है। क्या दी जाती? मेडिकल सहायता दी जाती है। तो ये आयोजन कहां पर हुआ? ये आयोजन जयपुर में हुआ,
आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि कब की है योजना, 2008 की है। और इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो 20,000 रुपए की पेंशन और 4,000 रुपए की मेडिकल सहायता इसमें दी जाती है। अगला है कृषक उपहार योजना कब लागू की गई। तो कृषक उपहार योजना कब से लागू है, ये आपको पता ही है। ये योजना 1 अक्टूबर 2021 से संचालित की जा रही है। किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो ये योजना संचालित की जाती है कृषि विपणन निदेशालय द्वारा। निदेशालय द्वारा संचालन इसका किया जाता है। ठीक है, अब इस योजना में क्या होता है, तो इस योजना के अंदर जो प्रश्न बनते हैं वो आगे अपन कवर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो 3 स्तर पर यहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जाता है। राज्य स्तर पर जो फर्स्ट पुरस्कार है उसमें आपके क्या क्या दिया जाता है, तो राज्य स्तर के पुरस्कार में वर्ष में एक बार दिया जाता है और 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले में दिए जाते हैं 2.5 लाख रुपए, दूसरे पुरस्कार में दिए जाते हैं 1.5 लाख रुपए और तीसरे पुरस्कार में कितने दिए जाते हैं, 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसका जो है वो होता है मंडी स्तर पर और खंड स्तर पर। तो खंड स्तर पर अगर बात करें तो खंड स्तर पर कैसे होता है, यहाँ पर भी पुरस्कार 3 दिए जाते हैं और खंड स्तर पर 6 महीने में 3 बार दिए जाते हैं, मतलब 6 महीने में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहला पुरस्कार यहाँ पर कितना दिया जाता है खंड स्तर पर, 50,000 रुपए, दूसरा 30,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार है वो दिया जाता है 20,000 रुपए। ये हो गए खंड स्तर पर। फिर ये पुरस्कार दिया जाता है मंडी स्तर पर। तो मंडी स्तर पर पहला पुरस्कार है 25,000 का, ठीक है, दूसरा पुरस्कार है 15,000 का और तीसरा पुरस्कार है 10,000 का। तो इस प्रकार से इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है उसकी बात करते हैं। तो अभी 2024 की अगर बात करें तो यहां पर पुरस्कार मिला है 2.5 लाख का, पहला पुरस्कार मिला है हनुमानगढ़ के कृषक को, मोहम्मद शाह को। ठीक है, 2.5 लाख का किसको मिला है, शाह मोहम्मद या मोहम्मद शाह को मिला है। ये हनुमानगढ़ के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पुरस्कार मिला है यहाँ पर, ये मोहम्मद शाह को कौन सा मिला है, दूसरा मिला है, ये उल्टा लिख लिया, मोहम्मद शाह को दूसरा पुरस्कार मिला है, यहां लिखना था मोहम्मद शाह। कौन सा पुरस्कार मिला है, दूसरा। ठीक है, और यहाँ पर 2.5 लाख वाले का वो किसको मिला है, तो वो कोटा के एक किसान हैं जिनका नाम है मंजित पाल। तो मंजित पाल को मिला है पहला पुरस्कार। ये कहाँ के हैं, कोटा के हैं। और दूसरे वाले कहाँ के हैं, तो दूसरे वाले हैं हनुमानगढ़ के। ठीक है, तो ये 2 पुरस्कार मिले हैं, ये ध्यान रखना। तो प्रथम पुरस्कार के तहत कितनी राशि, 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला है कि कृषक उपहार योजना का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, किस लिए ये कृषक उपहार योजना के इनाम दिए जा रहे हैं, क्यों ये योजना शुरू की गई। तो इसका पहला उद्देश्य है कि कृषि उपज का ई नाम के माध्यम से विक्रय करना। पोर्टल है ई नाम पोर्टल, उसके माध्यम से ही कृषि की उपज को बेचा जाए। दूसरा इसका उद्देश्य है कि पेमेंट है वो भी ई पेमेंट के माध्यम से, जो पैसे का लेन देन है वो भी ऑनलाइन ई पेमेंट के माध्यम से हो, और कृषकों को अपनी उपज का लाभ दिलाना। ये 3 इसके उद्देश्य रखे गए। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान रखें। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक का पदभार संभाला है, तो ये किसने संभाला है, तो ये संभाला है मोहनलाल गर्ग ने। किसने, मोहनलाल गर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से वृक्ष मित्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक सम्मान किसे प्रदान किया गया। वृक्ष मित्र सम्मान किसके द्वारा दिए जाते हैं, कल्पतरु संस्थान की तरफ से दिया जाता है। और ये
किसे सम्मानित किया गया? तो उमा व्यास को यहाँ पर सम्मानित किया गया। उमा व्यास ने एक पौधा लगाकर उसे संरक्षित करने वाली एक स्वयं सेवक के रूप में इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल ही में 2 जून 2024 को जसवंत सिंह राठी का निधन हो गया, इनका संबंध है। देखो भाई, जसवंत सिंह राठी की अगर बात करें तो इनका नाम है, थोड़ा चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये आरपीएससी के अध्यक्ष थे, सॉरी सदस्य थे। आरपीएससी के क्या थे? सदस्य थे। लोकसभा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग है, इसके सदस्य थे और ये 2020 में इसके सदस्य बने थे और इसके दौरान ये चेयरमैन भी रहे। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये जसवंत सिंह राठी, इनका संबंध आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से। अगला है राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये वन लाइनर प्रश्न है। तो युवा पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपको बताना है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया सोनाली सुथार को। अलग कलर से लिखते हैं इसको थोड़ा। किसको दिया गया भाई? सोनाली सुथार को दिया गया। सोनाली सुथार की कौन सी रचना के लिए दिया गया? तो ये युवा पुरस्कार है, ध्यान रखना। साहित्य, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार की बात कर रहे हैं और इनका एक कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। और इस कविता संग्रह का नाम है, क्या नाम है? सुड शोधुन जग अंगने। सुड शोधुन जग अंगने, ये इनकी कविता संग्रह, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया सोनाली सुथार को। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य का पुरस्कार किसको दिया गया? तो बाल साहित्य का पुरस्कार दिया गया प्रहलाद सिंह झोरदा को। प्रहलाद सिंह झोरदा को दिया गया और इनके कहानी का क्या नाम है? माहरी ढाणी। क्या नाम है? माहरी ढाणी। ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए दिया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो सौंफ उत्पादन के केंद्र बन सकते हैं? तो राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जो सौंफ उत्पादन का केंद्र बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है बीकानेर का। बीकानेर के बाद इसमें शामिल है नागौर, नागौर के बाद है चूरू और चूरू के बाद है बाड़मेर। तो ये 4 रेगिस्तानी जिले हैं, यहाँ पर सौंफ का उत्पादन किया जा सकता है और ये केंद्र बन सकते हैं। अगला वन लाइनर है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर में कितने मिनट अखंड योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? देखो, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून के दिन यहाँ पर लगभग 1000 लोगों के द्वारा बिना रुके बिना थके 1611 मिनट अखंड योग किया गया और इसके लिए विश्व रिकॉर्ड बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया से सम्मानित किया जाएगा? यानी कि वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द इंडिया से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? पर्यटन मंत्री राजस्थान की, उनका नाम है दिया कुमारी। तो ये दिया कुमारी को ही सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। ये 2025 में मिलेगा इनको सम्मान, और कहाँ मिलेगा? बर्लिन में मिलेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक से संबंधित जानकारी देने वाले नागरिक को कितने रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? तो भाई, प्लास्टिक का जो है बंद करने के लिए, प्लास्टिक का कहीं आपको भंडारण मिले, प्लास्टिक की वस्तुओं का परिवहन करते हुए दिखे, उसको बेचते हुए नजर आए, तो आपको इनाम दिया जाएगा अगर आप उसकी जानकारी देते हो, सूचना देते हो। और इनाम कितने रुपए तक का? 10,000 रुपए तक का इनाम है। तो तक में तो कितने भी मिल सकते हैं, 10,000 में। आगे,
राजस्थान देव नारायण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान देव नारायण बोर्ड की अगर बात करें तो इनका अध्यक्ष अभी बनाया है, इसको बनाया है ओम प्रकाश बडाना को बनाया है, इसको ओम प्रकाश बडाना को। अगला प्रश्न है कि मीडिया क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये जयपुर की दीप्ति शर्मा को प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, अब है इंडिया जीके से संबंधित, और इस प्रश्न में क्या है ये आपको बताना है। इसमें पूछा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार की अगर बात करें तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है निमहंस को। ये जो तीसरे ऑप्शन में लिखा है ना, इसको दिया गया है। इसका मतलब क्या है? एन फॉर है नेशनल, ठीक है, आई फॉर है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ये इसका फुल फॉर्म है। निमहंस का फुल फॉर्म ये है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। इनको नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 का दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टील सम्मेलन 2024 की अगर बात करें तो इसका आयोजन हुआ है रांची में। और रांची कहाँ है? तो रांची है आपके झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार लैंडिंग की है? तो ये है वही चाइना। कौन है? चाइना है। चंद्रमा के सुदूर भाग जो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है उस पर दूसरी बार लैंडिंग की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित जीरो डेब्रिज चार्टर का संबंध किससे है? तो जीरो डेब्रिज चार्टर का संबंध है अंतरिक्ष में मलबा कम करने से संबंधित। जीरो डेब्रिज चार्टर किससे संबंधित है? अंतरिक्ष में मलबा, जो फालतू की चीजें इकट्ठी हो रही उनको कम करना। हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद किसकी पूर्ण राजधानी बन गई है? तो ये बन गई है तेलंगाना की। किसकी? तेलंगाना की पूर्ण राजधानी हैदराबाद बन गई है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी हो गई है? अमरावती। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई कहां से प्राप्त हुआ है? जो हमेशा होता है सिंगापुर से। सर्वाधिक एफडीआई कहां से? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां से मिला है? सिंगापुर से मिला है। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.28 लाख से ज्यादा मतों के नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि इतने ज्यादा वोट है वो कहां गए हैं? नोटा के अंदर डाले गए। ऐसा कहां हुआ है? ऐसा हुआ है इंदौर में। इंदौर के अंदर आपके 2 लाख से अधिक वोट हैं वो नोटा में डाले गए। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 देखो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम या विषय क्या था? इसका विषय था भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण व सूखे से निपटने की क्षमता। ये 2024 की थीम थी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले की थीम थी ओनली वन अर्थ, 2023 वाले की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अगला है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये किसने किया? ऐसा मालदीव ने किया है। अगला, 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कितने मतदाताओं ने यहां पर भाग लिया है ये आपको बताना है। तो लगभग 65 करोड़ या 64 करोड़ के आसपास के लोग हैं, इनमें भाग लिया है। 64.2 करोड़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पहली महिला है सुनीता विलियम्स। कौन से? सुनीता
विलियम्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ध्यान रखना। बोइंग के संबंधित हैं, स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान था, ध्यान रखना। उल्टा कैसे जा रहे हैं? हाल ही में अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन है? तो इनका नाम है प्रियंका जारकिहोली। प्रियंका नाम है, ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई है? नक्षत्र सभा का आयोजन कहां पर हुआ है? तो नक्षत्र सभा का आयोजन हुआ है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो लगभग 65% यहां पर मतदान हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना। 7 चरणों में हुआ था और इसके अंदर 65% के आसपास मतदान हुआ है। अगला है, हाल ही में किसने प्रवाह नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया है? प्रवाह सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? तो प्रवाह सॉफ्टवेयर का संबंध है इसरो से। ये इसरो ने विकसित किया है प्रवाह नामक सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, हाल ही में नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम रूप में शपथ किसने ली है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। अभी जाइए और इसका आंसर दे दीजिए। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके सामने है और इस पीडीएफ में भी आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं।